हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आप सभी अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हम भी आपके साथ पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं ताकि हम आपको फाइनल एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करा सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक की क्लासेस में हमने एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथ्स के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में, जिसमें हम अपनी पूरी वीडियो पूरा ये चैप्टर जो है हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। पूरी प्रश्नावली 6.1 हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद हम समरूपता और सर्वांग समता के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, फटाफट से पहले तो इतना एक लाइक का बटन दबा देना है और उसके बाद वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, त्रिभुज आप नाम से ही समझ सकते हैं। त्रिभुज, तो त्रि मतलब क्या होता है, तीन, और भुज मतलब भुजा, मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति। सो फ्रेंड्स, त्रिभुज के लिए आप परिभाषा जब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तीन भुजाओं तीन भुजाओं की सरल बंद आकृति। क्या दोस्तों, त्रिभुज क्या कहलाती है, तीन भुजाओं की सरल बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज नाम से ही समझ में आ रहा है, तीन भुजाएं होंगी जिसमें। ठीक है, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक ये त्रिभुज बना दिया है जिसमें ये तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई त्रिभुज की। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर का यहाँ इस प्रश्नावली का जो मेन मुद्दा है कि भाई हम यहाँ पढ़ने वाले हैं समरूपता के बारे में। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, समरूपता के बारे में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि समरूपता क्या होती है। ठीक है, तो समरूप, समरूप शब्द का मतलब देखें तो समरूप, आप इसे जब अलग अलग करेंगे, समरूप मतलब सम क्या होता है, समान। ठीक है, सम मतलब समान, रूप मतलब जिस जो ऐसी आकृतियां जो देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ठीक है, देखने में कैसी होती है, एक जैसी होती है, जिनका रूप बिल्कुल समान होता है, वो हूबहू दिखते हैं। ठीक है, बट उनका आकार समान नहीं होता है दोस्तों। क्या, यहां पर उनकी माप समान नहीं होती है, यहां पर आकार समान नहीं होता है, लेकिन देखने में वो हूबहू लगते हैं। जैसे कि आप कोई दो सर्कल ले लें, कोई दो वृत्त ले लें, अब वो छोटा है या बड़ा है यहां मैटर नहीं करता है, बस दोनों देखने में कैसे हैं, समान है, समरूप है, दोनों का रूप कैसा है, समान है। ठीक है, कोई दो त्रिभुज ले लीजिए, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज। भाई यहां मैटर ये नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, देखने में दोनों कैसे हैं, एक जैसे है, एक समान है, इन्हें हम कहते हैं समरूप, है ना। तो मतलब ऐसी आकृतियां जिनके रूप जो है, ठीक है, जो देखने में एक समान होते हैं, उन आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है समरूपता की। ठीक है, तो यह बात करें हम कसौटी की, क्या दोस्तों, कसौटी की, या फिर इसे आप कह सकते हैं शर्त, समरूपता की शर्त, या आप इसे एक और नाम दे सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई समरूपता के गुणधर्म। ठीक है, तो आप इस तरह से ये कोई भी शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई जब भी आप किसी आकृति को समरूप सिद्ध करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो बातें, ठीक है, यहाँ दो कसौटियों से होकर गुजरना है। ठीक है दोस्तों, कितनी, दो कसौटियों से होकर गुजरना है। कौन कौन सी, तो पहली आप कहेंगे कि भाई संगत कोण, क्या, संगत कोण समान होते हैं। ठीक है,
यहां पर सबसे पहली चीज, संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये आती मेरे दोस्तों कि यहां पर संगत भुजाएं, क्या, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। ठीक है, तो हमने बात की कसौटी की, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी की। हमने इसके पहले क्या समझ लिया कि समरूप क्या होता है, समरूप किसे कहते हैं, तो देखने में जो कैसे हो, बिल्कुल समान हो, वो समरूप होते हैं। अब उसकी बात हो रही कसौटी की, तो भाई कसौटी में दो बातें आती हैं कि संगत कोण समान होने चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुज में जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, यहां पर अगर ये वाला कोण मान लीजिए 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, अगर ये आपका 70 है तो ये भी आपका 70 होगा, और ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। और इस तरह से इसके इस त्रिभुज के कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के समान होते हैं, तो इसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज, है ना। तो मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण समान होते हैं वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ओके, पहली बात मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी बात करें, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है मेरे दोस्तों, मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। मतलब यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, संगत भुजाएं जो होती है, उनका अनुपात कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, अनुपात समान होता है। सपोज जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। सो ये 4 है, ये 8 है और ये 12 है। हम यहाँ इनके रेशियोज की बात करें, अनुपात की बात करें, ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। आप देखेंगे ए बी का रेशियो और पी क्यू का रेशियो, सो ए बी क्या है, 2 है, और पी क्यू क्या है, 4। मतलब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 टू 4, तो 1/2। ठीक है, वहीं आप दूसरे वाली साइड्स की बात करें तो BC का रेशियो किसके साथ, QR के साथ। ठीक है, BC का QR के साथ, BC कितना है, 4 है, और QR कितना है, 8 है। 4 बन जाए 4, 4 टू 8, तो 1/2। वही हम तीसरे अनुपात की बात करें कि भाई AC अपॉन PR, सो AC कितना है, 6 है, और PR कितना है, 12 है। ओके, रिड्यूस करते हैं इसको तो 6 बन जाए 6, 6 टू 12। तो यहां पर आप देखेंगे तीनों साइड्स के जो रेशियो हैं 1/2, 1/2 और 1/2 आए मेरे दोस्तों। इसका मतलब कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, अब सिमिलर, ओके, तो यहां पर आप ध्यान दें तो एक साइन होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, तो मींस ये वाला ट्राइंगल इसके समरूप है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसकी सिमिलर है, ये समरूप है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस साइन के थ्रू आप त्रिभुजों को या आकृतियों को हम उनके समरूप दिखाते हैं। कौन से साइन से, इस वाले साइन से। ठीक है, आपको एस को लेटा देना है। ठीक है, तो ये समरूप हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर समरूप और समरूपता की कसौटी दोनों ही बात एकदम समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे सर्वांग समता की, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर अगर हमने समरूप और सर्वांग सम शब्द को नहीं समझा, समरूपता की कसौटी और सर्वांग समता की कसौटियों को नहीं समझा, सो माय डियर फ्रेंड्स आपको 6.1 प्रश्नावली करने में परेशानी आएगी, और कुल मिलाकर ये जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर करने में ही आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समरूप क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, समरूपता की कसौटी क्या है, और सर्वांग समता की कसौटी क्या है, ये सारे कंसेप्ट एकदम ध्यान से फोकसफुली आपको समझने हैं। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं सर्वांग समता की। सो फ्रेंड्स हमने समरूपता की कसौटी की बात कर ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपसे फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई समरूपता की कसौटी बताइए, समरूपता के गुणधर्म बताइए। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, संगत कोण समान होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, देन सेकंड आप क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मींस संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। ठीक है, ये दो बातें याद रखिए, कभी भी आप समरूपता सिद्ध करने में, ठीक है, कभी भी आप समरूपता पहचानने में गलती नहीं करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्वांग समता की। किसके बारे में बात करेंगे? सर्वांग समता के बारे में। तो अब सर्वांग समता, ठीक है, तो पहले तो आप सर्वांग सम का मतलब समझ लें। ठीक है, इस सर्वांग सम शब्द का मतलब समझ ले, उसके बाद आप समरूपता को भी बहुत अच्छे से, सॉरी सर्वांग समता को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सर्वांग सम, थोड़ा सा हम इनको अंक अलग अलग करें तो सर्व अंग सम, ठीक है, हमने क्या कर दिया है, इस पूरे शब्द का संधि विच्छेद कर दिया है। ठीक है, सर्व मतलब सभी, ठीक है, सर्व क्या का मतलब क्या होता है? सभी। अंग आप जानते ही हैं, और सम मतलब होता है समान। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि जो आकृति, एक आकृति दूसरी आकृति के ठीक समान होती है, उनमें छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं होता है, उनका आकार, उनकी जो माप होती है वो एकदम समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो वहीं अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है तो दूसरे त्रिभुज की, ठीक है, सॉरी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज को आप सर्वांग सम सिद्ध करने वाले हैं तो क्या होना चाहिए कि भाई इसके जो भी अंग है उसके अंग के समान होना चाहिए, सभी अंग समान होना चाहिए, सभी संगत अंग समान होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो कुछ इस तरह का साइन होता है। ठीक है दोस्तों, कि भाई क्या करना है, इस डबल बेड पर एस को लिटा देना है। ठीक है, सिमिलर में समरूप में क्या किया था, एस को बिना बेड के लिटाया गया था। यहां सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या करना है, एस को डबल बेड पर लिटाना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब बात करें सर्वांग सम की, सभी अंग समान। ठीक है, क्या हो, सभी अंग समान होते हैं। ठीक है, ओके, तो मतलब ऐसी आकृतियां, ठीक है, ऐसी आकृतियां जो दिखने में भी एक जैसे हो और उनके आकार और उनके माप जो है बिल्कुल समान होने चाहिए, वो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। ठीक है, बात करें कसौटी की, किसकी दोस्तों, बात करें कसौटी की। ठीक है, सर्वांग समता के गुण की बात करें तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको क्या कहना है, नंबर 1, सभी संगत कोण समान। क्या कहेंगे, सभी संगत कोण समान। और दूसरा आप कहेंगे सभी संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा समान। ठीक है, मैं एक बार यहां पर दूसरी तरफ आपको समरूपता की कसौटी लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी लिख ले तो समरूपता की कसौटी में पहली कसौटी आती है संगत कोण समान। क्या दोस्तों, संगत कोण समान। ठीक है, इसमें भी वही बात है, संगत कोण समान, इसमें भी वही बात है, संगत कोण समान। ठीक है, मीन्स सर्वांग सम होने के लिए और समरूप होने के लिए ये दो बात तो दोनों, ये वाली बात जो है दोनों में ही होती है। लेकिन दूसरी वाली बात यहां देखिए कि भाई इसमें संगत भुजा भी समान होती है। मतलब हमने क्या कहा, प्रत्येक कोण की या प्रत्येक भुजा की माप समान होनी चाहिए। लेकिन समरूपता में क्या कहा गया है कि संगत भुजा, क्या दोस्तों, संगत भुजा कैसी हो, समानुपातिक हो। ठीक है, कैसी हो, समानुपातिक हो, प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो दोनों में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ भुजाएं समान होती हैं और यहाँ भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्या दोस्तों, भुजाओं का अनुपात समान होता है। और फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी समरूपता और सर्वांग समता
कि कसौटी की बात, दोनों के गुणधर्म को हमने आज बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। एंड आई होप ये कंसेप्ट जो है अब आपको एकदम क्लियर है। अब आपको समरूपता पहचानने में और सर्वांग समता पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ करते हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों की बात, जिसमें आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं कुछ खाली स्थान, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए इनमें से एक ना एक तो खाली स्थान आपसे पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, हम पूरे कंसेप्ट के साथ बात करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे प्रश्नावली 6.1 के पहले प्रश्न पर, जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ आपसे खाली स्थान पूछे गए हैं। तो प्रश्न आपका है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने खाली स्थान लिखे हुए हैं और उनके विकल्प भी लिखे हुए हैं, सर्वांग सम, समरूप, सर्वरूप, है ना। तो मतलब बात यहाँ पर किसके बारे में हो रही है, समरूप और सर्वांग सम के बारे में। अब कंसेप्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम इन खाली स्थानों की प्रैक्टिस करेंगे। तो जिसमें पहला खाली स्थान बोला गया है कि सभी व्रत खाली स्थान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब व्रत तो व्रत होता है, चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, ठीक है। अब देखने पर ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक ही रूप के दिख रहे हैं, और एक ही रूप वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे होंगे, सभी व्रत जो होंगे समरूप होंगे। क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। तो हमारा पहला खाली स्थान जो है, हम इसमें क्या लिखेंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, तो सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं कहेंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, वो किसी भी आकार के हो, ठीक है, कितने भी बड़े छोटे हो, देखने में समान लगते हैं, इसलिए समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे खाली स्थान की बात करते हैं। सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। तो भाई वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, अब आप छोटा बड़ा देख ले, लेकिन देखने में तो क्या है, ये सभी समान आपको समान दिखेंगे, दिखने में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो जिस प्रकार से जो कंसेप्ट आपके लिए पहले व्रत के लिए बैठता है, वही कंसेप्ट आपके लिए वर्ग के लिए भी बैठेगा कि भाई सभी वर्ग जो है कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। ओके, तो हमारा सेकेंड खाली स्थान भी हमने भर लिया है। थर्ड के बारे में बात करें, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ त्रिभुज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप सभी को त्रिभुज के प्रकार तो पता ही होंगे, है ना। हम भुजाओं के आधार पर बात करते हैं, तो त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जरा कंसेप्ट की बात करें, पहला समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं, ठीक है, जिसमें से कोई 2 भुजाएं समान होती हैं, उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो होता है विषमबाहु, मतलब इसमें तीनों भुजाओं की माप बिल्कुल अलग अलग होती है, कोई भी भुजा किसी की भी भुजा के समान नहीं होती है। ऐसे त्रिभुज को हम यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। अब खाली स्थान की बात करें कि सभी खाली स्थान त्रिभुज, अब यहाँ पूछना है कौन सा वाला त्रिभुज जो है वो समरूप होता है। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर बात करें, तो समद्विबाहु किसी भी प्रकार का बन सकता है। ठीक है, इसमें ये दोनों भी समान हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको, इसके बनने का पैटर्न जो है किसी भी तरह का हो सकता है, यहाँ ये दोनों बराबर हो, यहाँ ये अलग हो। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज तो भाई कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं, है ना। तो मतलब सीधी सी बात है, कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कैसी हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज जो होते हैं हमेशा समरूप होते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं चौथे खाली स्थान की, जो कि हमारी समरूपता की कसौटी की बात कर रहा है। तो और समरूपता की कसौटी के बारे में हम लास्ट में बात कर ही चुके हैं। चलिए खाली स्थान को पढ़ लेते हैं। तो भुजाओं की समान संख्याओं वाले, ठीक है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज, अब यहाँ पर त्रिभुज नहीं कहा गया है, समान संख्या वाले, अब वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, कोई सा भी बहुभुज हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी संख्याएं कैसी होंगी, समान संख्या होंगी। दो त्रिभुज होंगे, दो चतुर्भुज होंगे या दो पंचभुज होंगे, कोई भी दो बहुभुज हो सकते हैं, वे समरूप होते हैं, ठीक है। अब जो कसौटी त्रिभुज पर लागू होते ही वही सभी प्रकार के बहुभुजों पर लागू होती है, ठीक है। क्या कि उनके संगत कोण, क्या दोस्तों, उनके संगत कोण, तो सबसे पहले क्या आएगा, बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कसौटी भी पूछी जा सकती है और कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला ही है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखें, इसको बिल्कुल फोकसली समझें, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पहले प्रश्न के सारे खाली स्थान, जिसमें से आपसे फाइनल एग्जाम में हो सकता है एक न एक खाली स्थान जरूर आपसे पूछ ही लिया जाए। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। आगे कुछ उदाहरण पूछे गए हैं, जैसे समरूप आकृति, है ना, कि भाई समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, तो अभी हमने देख ही लिया है, आपके पास सामने लिखा भी हुआ है कि सभी वृत्त समान होते हैं, तो सभी वृत्त बोल दीजिए, है ना। हमने आपको बता ही दिया है समरूप क्या होता है, जो देखने में, जिनका रूप जो है देखने में कैसा हो, समान हो, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो समरूप आकृति में आप क्या लिख सकते हैं, सभी वृत्त और सभी त्रिभुज, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, सभी वृत्त और सभी वर्ग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सभी वृत्त लिख देंगे और सभी वर्ग लिख देंगे। फिर दूसरा इन्होंने पूछा है कि भाई ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां में आप बोल सकते हैं सभी चतुर्भुज, ठीक है, जितने भी चतुर्भुज, हाँ, क्योंकि आपने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा होगा, चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े होंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम पढ़ा है और रोम्बस पढ़ा है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज पढ़ा है, समचतुर्भुज पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज पढ़ा, ये सभी जो है इनके बनने के पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो सभी चतुर्भुज जो है समरूप नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर तीसरे खाली स्थान में पढ़ा कि सभी त्रिभुज भी क्या है, समरूप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, सभी चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक है, और सभी त्रिभुज, यहां पर आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, और अब चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब बात फिर वही समरूप की आ गई कि समरूप है या नहीं, और इसके लिए हमने सीख लिया है कि दो बातें समान होना बहुत जरूरी है, कि संगत कोण समान होने चाहिए और संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पर भुजाओं के अनुपात की बात करें, यहाँ पर माप जो दी गई है सभी की 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे तो ये जो आपके सामने वर्ग लिखा हुआ है वो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला ये वर्ग है। अब भुजाओं के अनुपात की बात करें, जैसे भाई जैसे मान लीजिए कि ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालें, ए बी कितना है, 3 है, ठीक है, और पी क्यू क्या है, 1.5, ठीक है। आप ए बी अपॉन पी क्यू कर सकते हैं या पी क्यू अपॉन ए बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, दोनों में बात वही होनी है, ठीक है। अगर आप
पी क्यू अपॉन ए बी लिखेंगे तो उनके हिसाब से, उनके अनुसार उनके माप भी लिख देंगे। अब यहाँ अनुपात की बात करें तो आप डेसिमल हटाए, जीरो लगाएं, ठीक है, 15 बन जाए 15, 15 टू 30, या डायरेक्ट भी आप 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी क्यू अपॉन ए भी कर लिया, क्यू आर अपॉन, ठीक है, क्यू आर अपॉन बी सी। सो क्यू आर क्या है 1.5 है, बी सी क्या है 3, इसका रेशियो भी 1/2 आएगा। आर एस का रेशियो आप देखेंगे तो सी डी से होगा, आर एस अपॉन सी डी। आर एस कितना है 1.5, सी डी है आपका 3, तो इसका रेशियो भी आपका 1.2 आएगा। एंड पी एस क्या दोस्तों, पी एस तो ए डी, यहाँ उसका भी अनुपात आप देखेंगे 1/1.3 और सॉरी 1.5/3, तो सॉल्व करने पर 1/2। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा कि दोनों डायग्राम्स के रेशियो जो है, रेशियो तो सभी के इक्वल आ जाते हैं, तो इससे क्या आप कहेंगे कि ये समरूप है, मतलब ये दोनों आकृतियां समरूप है? तो आपका जवाब होगा अभी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर दो बातें सीखी हैं कि एक बात तो हमने देख ली कि भाई सभी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, चलो ठीक है, माना कि यहाँ भुजाएं अनुपातिक हो रही हैं, लेकिन दूसरा कंसेप्ट भी फिट बैठना चाहिए कि संगत कोण समान होते हैं, ठीक है, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर बैठना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो साइन है, ये किस चीज का साइन है, ये आपके 90 डिग्री का साइन है, मतलब यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, समकोण है, और यहाँ आप कोण देखेंगे कोई भी कोण आपको 90 डिग्री अर्थात समकोण 90 डिग्री का यहाँ पर कोई भी कोण नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल जो है, चतुर्भुज जो है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर नहीं है, ओके, समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण समान नहीं है मेरे दोस्तों। और ये इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 6.1 के माध्यम से समरूप क्या होता है, ठीक है, समरूप आकृतियां क्या होती है, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, और उनकी कसौटियां, ठीक है, समरूपता की कसौटी, सर्वांग समता की कसौटी, दोनों ही प्रकार की कसौटियों को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। फ्रेंड्स ये दोनों ही बातें आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको ध्यान से अच्छे से समझें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।